हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद वंस अगेन। मैं आज आप लोग के सामने ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर को पढ़ाऊंगा और साथ में उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। दोस्तों, लेट अस बिगिन। नाउ वी आर गोना रीड द थर्ड चैप्टर. द चैप्टर इज मोशंस ऑफ द अर्थ. दिस इज वेरी मच इजी चैप्टर. लेट अस बिगिन. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. So what do you mean by rotation? Rotation is the movement of earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. जेंटलमैन, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दो प्रकार के मूवमेंट ऑफ अर्थ हैं जो हम देखते हैं। तो रोटेशन क्या है? वो अपने खुद के एक्सिस पे ही घूमता है, ओके, गोल, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। एंड और रेवोल्यूशन मतलब वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। आगे है, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time, okay? The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of the earth. जेंटलमैन, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि जो हमारा पृथ्वी का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब वो दिखता नहीं है, बना हुआ लाइन, ठीक है। तो वो जो है वो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन के साथ। चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में, मतलब इस पिक्चर में किस तरीके से बना रहा है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे 66.5 डिग्री एंगल बना रहा है किसके? ऑर्बिटल प्लेन से, ओके। एंड दिस आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किस तरह से इंक्लाइंड है, ओके। नेक्स्ट, तो जो अर्थ जो रिसीव करता है लाइट, वो कहाँ से रिसीव करता है? सूरज की तरफ से। तो हमेशा, क्योंकि हमारा जो सूरज है वो एक 3D मॉडल का है, राइट, दैट इज इन स्पेरिकल शेप, तो एक समय में केवल आधा भाग ही दिखता है सूरज, मतलब सूरज की तरफ रहता है, करेक्ट। मतलब एक समय में पूरा पृथ्वी को प्रकाश नहीं मिल सकता है। तो जो जो भाग या फिर जो पार्ट सूरज की ओर फेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, मतलब उस उधर होगा दिन, और जो नहीं, जिधर मतलब वो रोशनी नहीं जा रहा तो वो होगा रात, करेक्ट। तो जो भाग सूरज की तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो मतलब एक्सिस है ना, ये एक्सिस यहाँ पे रहता है, अलग है। ये एक्सिस अलग है उस एक्सिस से क्योंकि ये झुका हुआ है, और ये 24 घंटे लगाता है तक, मतलब अपने खुद के कक्ष पे चारों ओर घूमने के लिए, और ये डेली घूमता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ डे, दैट इज़ द पीरियड ऑफ रोटेशन। जेंटलमैन, उसके बाद आप देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे दिन है, और देखिए मतलब किस तरह से हमारा जो पूरा ग्लोब है या फिर पूरा जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है ना। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। Okay, here are the questions. What would happen if the Earth did not rotate? The portion of the Earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in some extreme conditions. तो दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर क्या होता कि अगर पृथ्वी अपने कक्ष पे, अपने खुद के जगह पे चारों ओर ना घूमे, यानी कि दिन रात बदले ही ना, तो फिर क्या होगा कि आधे में दिन रहेगा और आधे में रात रहेगा, है कि नहीं। तो इस कारण से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. इट टेक्स 365 1/4 days, okay. That's 1 year to revolve around the sun. We consider a year as a consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो ये क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि देखिए, हमारा जो दूसरा रेवोल्यूशन हमने सीखा था, जो मोशन है अर्थ का, दैट इज़ रेवोल्यूशन, दैट परिक्रमा जो सूरज के चारों ओर लगाता है, तो वो लगता है लगभग 365 दिन और 1/4 दिन, मतलब कुल मिला के 6 घंटे और भी लगते हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए केवल 365 दिन ही मानते हैं साल के,
और वो 6 दिन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आइए इस पिक्चर में देख लेते हैं कि देखिए विंटर फ्रॉम राइट हैंड में देखते हैं तो विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन द विंटर सॉल्स्टिस, ओके दैट्स 22nd ऑफ दिसंबर, एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर उसके ऊपर देखते हैं तो स्प्रिंग होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम होता है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड इक्विनक्स यानी कि दिन और रात जो है बराबर होता है कब, 21 मार्च को। सिमिलरली अगर यहाँ पे आते हैं समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, समर सॉल्स्टिस दैट्स 21st ऑफ जून, तो लॉन्गेस्ट डे 21st ऑफ जून को ही होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड देन देयर कम्स हियर 23rd सितंबर इक्विनॉक्स, एंड ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये सारी चीज़ें जो मौसम जो बदल रहे हैं मेरे दोस्तों, ये दैट्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, ओके। एंड रात और दिन जो बदलते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन। आगे देखते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day, that's 24 hours, over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, that's February, is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will be the next leap year बी, ओके। सो ये क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों कि हमने हालांकि डिस्कस किया था ऊपर के 365 दिन और साथ में 6 घंटे भी होते हैं, मतलब उस समय लगता है उसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में पृथ्वी का। लेकिन वो जो 6 घंटे उसको हम लोग मतलब वो लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, मतलब जैसे ही 4 साल हो जाता है तो उसको हम लोग 6 घंटे को हम लोग एक दिन बना देते हैं, और जो दिन है वो फरवरी में जाके ऐड हो जाता है। तो वही हमारा 29 दिन हो जाता है फरवरी में इंस्टेड ऑफ 28 दिन, है ना। तो उस साल को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं जिसमें 366 डेज हो जाता है एक साल में, ओके। सो फ्रॉम फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये कहता है कि जो हम फिगर को देख रहे हैं ऊपर 3.3 को, है ना, तो इससे साफ साफ क्लियर है कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमता है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट पर। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये नोटिस करना है, हमें देखना है कि जो पृथ्वी है देखो एक दिशा की ओर झुका हुआ है, वो इंक्लाइंड है ना। सो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि यस, हमने हमारा जो साल है, साल में मौसम बदलते हैं तो वो बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ओके। तो ये जो मौसम बदलते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द अर्थ जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। सो ये एक्टिविटी है, इसको हम लोग अभी स्किप कर देते हैं, ओके। लेट्स रीड दिस, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles, okay, receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था। आइए देखते हैं इस मतलब छोटे से पैराग्राफ में क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आपने देखा होगा कि 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है हल्का सा टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है सूरज की तरफ, है कि नहीं। तो जो सूरज का प्रकाश है या जो उसके किरणें हैं वो डायरेक्टली गिरते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो इसकी वजह से क्या होता है, उधर गर्मी ज़्यादा हो जाता है ना। एंड द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज अ रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो लेकिन जो पोल के पास है तो वहाँ पे कम गर्मी जाएगा, है ना। लेकिन द नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन है, एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट। तो उस समय मतलब देखा जाए तो नॉर्थ पोल पे भी एक तरह से डायरेक्टली लाइट नहीं जा रहा है 90 डिग्री की, फिर भी स्लैंटली जा रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो 6 महीने तक वहाँ पे दिन ही रहता है ना। हालांकि पृथ्वी अपने कक्ष पे घूम रहा है चारों तरफ, है ना, प्रतिदिन, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 6 महीने तक लगातार दिन रहता है आर्कटिक सर्कल के अंदर in North Pole, okay. So since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. Okay, this portion of the earth is called the summer solstice. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, हाँ मतलब ये सेकेंड हाफ ऑफ दिस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि हम देख रहे हैं कि लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो है वो प्रकाश ले रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए इक्वेटर के ऊपर जितने भी मतलब जगह हैं तो वहाँ पे गर्मी का मौसम आता है, समर, है कि नहीं।
हालांकि द कंप्लीट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फील्ड मतलब वहाँ पे समर ही होते हैं। तो लॉन्गेस्ट दिन जो है मतलब सबसे लंबा दिन, अगर हम मतलब रात और दिन को सूर्योदय के बाद से अगर हम लोग देखते हैं सूर्यास्त तक, तो वो लॉन्गेस्ट दिन जो है 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसी का बिल्कुल विपरीत होता है इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन चलता है और वहाँ पे रातें काफ़ी लंबी होती हैं जबकि दिन छोटे होते हैं। तो ये जो है मेरे दोस्तों 21 जून, उसको हम लोग बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। दैट्स ऑल। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, that's 23.5 degrees south, okay, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and the shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. Do you know, okay, that the Christmas is celebrated in the Australia in the summer season? दोस्तों इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि उसी के विपरीत हमने देखा था 21 जून के मतलब विपरीत देखा जाए तो 22 दिसंबर को जो सूरज का प्रकाश है वो डायरेक्टली गिरता है किसके ऊपर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो हमें पता है कि 623.5 डिग्री साउथ में पड़ता है कि नहीं। तो उस पर गिरता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जो निचला भाग है ग्लोब का या फिर हमारे पृथ्वी का, तो उस पर सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें गिरती हैं और वहाँ पे समर होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। और उसी के विपरीत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन की वजह से इस पोजीशन को मतलब 22 दिसंबर को देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि है ना, ऑस्ट्रेलिया में समर के दिन में ही क्रिसमस मनाते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है कहाँ है, एक तरह से देखा जाए तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है कि नहीं। अगला में चलते हैं। ऑन 21st of March and September 23rd, okay, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal day and equal nights. This is called an equinox. जेंटलमैन, ये क्या बोल रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है साल में, है ना, तो जो सूरज की प्रकाश है वो डायरेक्टली इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पर गिरता है। तो इस कारण से क्या होता है कि रात और दिन जो है दोनों बराबर हो जाते हैं पूरे पृथ्वी पर, है कि नहीं। तो ये जो 2 दिन है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इसको याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऑन 23rd September, इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। Okay, the opposite is the case on 21st of March when it is spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere. तो ये क्या बोलता है मेरे दोस्तों कि 23 सितंबर को जो है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन चलता है और स्प्रिंग सीजन चलता है इन साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड सेम उसका उल्टा विपरीत कब होता है, 21 मार्च को, जब स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो दस ओके यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स and changes in seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो ये लास्ट में बस कंक्लूजन काइंड ऑफ दे दिया है मेरे दोस्तों कि किस तरीके से जो दिन और रात है वो बदलते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ रोटेशन, और मौसम क्यों बदलता है, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही था मेरे दोस्तों। प्लीज़ रीड एंड एनालाइज प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।